नमस्कार मित्रों। आज के हम इस वीडियो में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कि सरकार के कामकाज करने की भाषा। सरकार पत्र आदि के माध्यम से जिस भाषा में काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा हमें आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक पढ़ना है। राजभाषा में आर्टिकल हमें 343 से लेकर के 351 तक पढ़ना है और इसको याद करना है कि आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा की चर्चा की गई है। तो देखिए, इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि तीन दोस्त थे, विजय, विमल और प्रेमाजीत। इन तीनों दोस्त की जो भाषा थी वो भाषा अलग अलग थी। इन तीनों दोस्तों की भाषा जो है वो अलग अलग है और ये तीनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। तो नहीं समझ पाने की वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में तीरा हुआ। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? तीरते हैं, फोड़ते हैं, तीरते हैं, तीरते हैं, फोड़ते हैं और फिर तीरते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? तीरते हैं, उसको फोड़ते हैं और फिर तीरते हैं। मतलब मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। तीरा, फोड़ा, तीरा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 343 तीरा से, तो तीरा से बन गया 3, फोड़ा से बन गया 4 और तीरा से फिर बन गया 3। तो आर्टिकल 343 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तीनों की भाषा अलग थी, इसकी वजह से क्या हो रहा था? तीरा फोड़ा तीरा हुआ उनके बीच। फिर ये तीनों दोस्त एक वन में चले गए। कहाँ चले गए? एक वन में। तीनों दोस्त कहाँ चले गए? वन में। 51, 51 से कैसी आवाज आ रही है? वन, वन की आवाज आ रही है, 51। तो 351। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि 343 आर्टिकल से लेकर के 351 आर्टिकल तक राजभाषा की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के भाग 17 और आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। मतलब संघ का जो काम करने का भाषा होगा वो क्या होगा? हिंदी होगा। और जो लिपि होगी वो लिपि होगी देवनागरी। तो ये जिस लिपि में ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जिस लिपि में हम लोग हिंदी को लिखते हैं वही क्या कहलाता है? देवनागरी लिपि। क ख ग घ देवनागरी लिपि है। तो आपको याद रखना है कि भाग 17, संविधान के भाग 17 में राजभाषा को रखा गया। मतलब संविधान का भाग 17 भाषा से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेगा? तो 17 का मतलब खतरा, 17 खतरा। जिसकी भाषा अच्छी होती है वो कैसे भी खतरे से निकल के बाहर आ जाता है। जिसकी भाषा खराब होती है वो हमेशा किसी न किसी खतरे में पड़ जाता है। तो भाषा को अच्छा रखिए। तो कैसा भी खतरा रहेगा, कैसा भी खतरा रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि संविधान का पार्ट 17 जो है वो भाषा को डील करता है, भाषा के बारे में बताया गया है उसमें। साथ ही एक चीज और याद रखना है, आठवीं अनुसूची में भाषा को रखा गया। तो देखिए, आठ को हम क्या बोल सकते हैं? ठाठ। जिसकी भाषा अच्छी उसकी ठाठ है। जैसे मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी की भाषण जो है एकदम बेजोर है, तो उनकी ठाठ ही ठाठ है। ठीक है, कुछ करे या ना करे उनकी भाषण अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जिसकी भाषा अच्छी होगी उसकी ठाठ है। तो आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषा को रखा गया है, राजभाषा को रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आर्टिकल 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कोई सलाह लेने के लिए एक आयोग गठित कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 344 के तहत। तो देखिए, आर्टिकल 344 इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वो जो तीनों दोस्त की भाषा जो थी वो अलग अलग थी। तो जिस तरीके से धारा 144 लगा दिया जाता है उसी तरीके से मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, इमेजिन कीजिए कि उन तीनों दोस्तों पे 44 धारा लगा दिया गया कि अब एक दूसरे से किसी भी तरीके से बात नहीं करेंगे। ठीक है, और इन तीनों के बीच में बात करने का एक तीसरा मीडियम ढूंढते हैं। तो क्या हुआ? तो 344 के तहत राष्ट्रपति एक राजभाषा पे सलाह के लिए एक आयोग गठित कर सकता है।
किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 344, याद हो जाना चाहिए, आर्टिकल 344। तो राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 344 का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में। बीजी इनका फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम है बाला साहब गंगाधर खड़े। बाला साहब गंगाधर खड़े, बाला साहब गंगाधर खड़े। तो देखिए, पर जो बालक होते हैं उनकी भाषा क्या होती है? उनकी भाषा मीठी होती है, उनकी भाषा मीठी होती है। इसीलिए बाला साहब गंगाधर खड़े को प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि इनकी भाषा मीठी थी और वास्तव में इनकी भाषा जो थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, किनकी? बीजी खड़े की, बीजी खड़े, बाला साहब गंगाधर खड़े की। और ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खड़े की अध्यक्षता में। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया, और इस आयोग ने, ये जो प्रथम राजभाषा आयोग है, ये अपना रिपोर्ट कब पेश करता है? 1956 में, मतलब 1 साल बाद। 1955 में गठन हुआ और 1956 में प्रथम राजभाषा आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो अभी है ऊपर में समझा कि 8वीं अनुसूची में राजभाषा को रखा गया है, 8 की ठाठ। ठीक है, 8वीं अनुसूची। तो शुरुआती समय में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा थी, 14 भाषा को राजभाषा के रूप में रखा गया था। बाद में कुछ भाषाओं को जोड़ा गया बाद में चल के, और इस तरीके से अब वर्तमान में 22 भाषा है। तो आइए देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा शामिल है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। तो पहला देखिए, असमिया, असमिया भाषा, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ये कुल 22 भाषा 8वीं अनुसूची में मौजूद हैं। अब आगे देखिए, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत और किस वर्ष में जोड़ा गया, किस वर्ष में जोड़ा गया। तो देखिए, 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा, मतलब कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और सिंधी को 8वीं अनुसूची में राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। सिंधी को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया। तो देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1967, सर, यहाँ से सर की आवाज़ आ रही है, सर मतलब सिर, हेड। ठीक है, तो सिर में क्या हुआ कि सिंह जम गया, सिंह निकल आया। सिर में क्या हुआ? सभी लोगों के, सभी इंसानों के सिर में क्या हो गया? सिंह जम गया। क्या जम गया? सिंह। किस सदी में? 21वीं सदी में। 21वीं सदी में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 21वीं सदी में सभी इंसानों के सर में क्या जम गया? सिंह जम गया। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आई होप ये वाला याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, 1992 ईस्वी में 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया और 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन कौन सा? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। ठीक है, तो याद रखना, 71वां संविधान संशोधन 71वां। तो देखिए, 71वां संविधान संशोधन जो है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 71वां नेपाली दोस्त, मतलब 71, तर से भी याद रख सकते हैं कि तर गया, गला तर गया।
नेपाली भाई को कोक में मणिपुरी खिलाया, कोक में मणिपुरी। ठीक है, नेपाली भाई को कोक में मणिपुरी, सब पूरी खाते हैं, हमने नेपाली भाई को क्या खिलाया, नेपाली भाई को कोक में मणिपुरी खिलाया 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली भाई को कोक में मणिपुरी खिलाया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली भाई को कोक में मणिपुरी खिलाया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली भाई को कोक में मणिपुरी खिलाया। ठीक है, तो नेपाली भाई नेपाली भाषा, कोक कोंकणी भाषा, मणिपुरी मणिपुरी भाषा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे देखिए 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया। 2003 में कितनी भाषा, 4 भाषा। 2003 में कितनी भाषा, 4 भाषा। किस संशोधन के तहत, 92 संविधान संशोधन के तहत, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। ठीक है, तो ये देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है कि एक तो 2003 याद रहेगा आपको कि 2003 है, तो 2003 में कितनी भाषा, 4 भाषा जोड़ेगी। कौन से संविधान संशोधन, 92, इसको याद किसी तरीके से रखिए कि 92 संविधान संशोधन जो है 2003, तो जो 2003 यहाँ 3 है तो 4 भाषा। और एक चीज़ और याद रखना है कि 2003 में ये जो 4 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, उसके बाद से अभी तक कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है, और ये याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो आप इमेजिन कीजिए, एक लड़की भीगी भागी सी। ठीक है, अब वो क्या कहती है, ये सुनिए। एक लड़की जो है वो ये कहती है कि बोडो, बोडो मन है बड़ा, इसको ऐसे सोचिए, बोडो, बड़ा नहीं बोलते हैं, बड़ा बड़ा, तो बोडो, बोडो बड़ा, बोडो, बोडो डोगरी, डोगरी को क्या कहते हैं, टोकरी, टोकरी, बोडो टोकरी में, बोडो टोकरी में मैं थी, बोडो टोकरी में मैं थी और सिर्फ थाली थी। एक लड़की कह रही है कि बोडो टोकरी में मैं थी और सिर्फ एक थाली थी। तो बोडो, बोडो भाषा हो गया, टोकरी, टोकरी से डोगरी भाषा हो गया, मैथी, मैथिली भाषा हो गया, एक थाली थी, संथाली भाषा हो गया। इस तरीके से ऑप्शन को आप टिक मार सकते हैं। तो याद रखना है कि 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। याद रहेगा, 92 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1967 ईस्वी में संविधान के 21वां संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन करके मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन करके 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। आगे देखिए, राज्य की भाषा, जिस तरीके से संघ की, केंद्र की राजभाषा होती है, उसी तरीके से जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वो भी अपनी अपनी भाषा चुनने के अधिकार रखते हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य की राजकीय परियोजनाओं के में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि राज्य जो है अपने राज्य के कामकाज के लिए किसी एक भाषा को, वो या तो स्थानीय हो सकता है, एक या एक से अधिक भाषा हो सकता है, या हिंदी ही हो सकता है, उसको अंगीकार कर सकता है और उसमें अपना राजकाज कर सकता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 345, आर्टिकल 345। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ तक ये क्या है, 34.5, आर्टिकल 34.5 के तहत। तो 34 से आवाज हम बोल सकते हैं चौं। सभी राज्य जो है वो केंद्र से चौं करने लगा, बोलने लगा, चौं करने लगा कि हमको भी अपना राजभाषा बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए चौं करने लगा 34, और कौन करने लगा, स्टेट करने लगा, तो एस से स्टेट हो गया, एस से स्टेट हो गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 345 के तहत जो राज्य है, जो स्टेट है, वो अपनी राजभाषा चुन सकती है। कितनी चुन सकती है, एक चुन सकती है, 2, 3, जितनी मन करे उतनी चुन सकती है, और कोई भी चुन सकती है। इस पे
केंद्र का कोई पाबंदी नहीं है। आगे देखिए, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। और साथ में ये भी कहा गया कि जब तक जो राज्य का विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई कानून बना करके अपनी राजभाषा नहीं स्वीकृत करता, नहीं मानता, तब तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता रहेगा जिस तरीके से संविधान शुरू होने के पहले किया जाता था। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ने अंग्रेजी, पुद्दुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबोरोक तथा मिजोरम ने मिज्जो भाषा को अपनाया, राजभाषा को अपनाया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा उल्लेखित है, सिर्फ वही राज्य अपनी राजभाषा नहीं बना रहे, बल्कि उसके अलावा जो स्थानीय भाषा है वो भी वो राजभाषा के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य भाषा जो स्टेट होती हैं वो अपनी राजभाषा 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा दे रखी है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, उसके अलावा भी वो अपनी राजभाषा के लिए किसी और भाषा को चुन सकती है। राज्यों के परस्पर संबंधों, राज्य के परस्पर संबंध मतलब कि राज्य एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा से, पंजाब से, तमिलनाडु से, इस तरीके से अपना राज्य भी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं पत्र के माध्यम से। राज्य के परस्पर संबंधों तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। तो जब संघ से राज्यों का संबंध होगा तो संघ का जो 22 भाषा राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया है उसी भाषा में बातचीत करेगा। कौन करेगा? संघ करेगा, केंद्र सरकार करेगी। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्य जो है ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा, तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सके। और हिंदी के अलावा कोई और भी भाषा, यदि 2 राज्य आपस में सहमत होते हैं कि हमको इस भाषा में एक दूसरे से बातचीत करनी है, अपना पत्र व्यवहार करना है, तो उस भाषा में कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 346। तो याद रखना है कि आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 के तहत राज्य अपने परस्पर संबंधों या संघ या राज्यों के बीच में जो भी बातचीत होता है वो बताता है। ठीक है, आर्टिकल 346। आगे देखिए, उच्चतम और उच्च न्यायालय तथा विधानमंडलों की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भाषा है वो क्या है उसके बारे में देखिए। तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होगा। जब तक संसद कानून नहीं बना देता कि सुप्रीम कोर्ट किस भाषा में काम करेगा, हाई कोर्ट किस भाषा में काम करेगा, तब तक ये अपना काम अंग्रेजी में ही करते रहेंगे। कौन करते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और साथ ही संसद तथा राज्य विधानमंडल का जो कानून है वो अंग्रेजी में पारित होगा। पार्लियामेंट का और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कानून है वो अंग्रेजी में पारित होगा जब तक कानून नहीं बना दिया जाता। आगे देखिए, संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा नहीं होने का कारण यह है कि भारत एक विशाल देश है और भारत में बहुत सारी अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। तो किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना दूसरे भाषाओं के साथ अन्याय करना होगा। इसकी वजह से राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।